नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड हाई कोर्ट में बागी विधायकों की सदस्यता पर आज फैसला। स्टिंग से जुड़े मामले में सीबीआई के सामने आज नहीं पेश होंगे हरीश रावत। राज्य के बजट पर लोकसभा में चर्चा। देश में जजों की कमी पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने फिर जताई चिंता। कहा, लंबित मामलों के निपटारे के लिए 70,000 जजों की जरूरत। हाई कोर्ट में 170 जजों की नियुक्ति प्रस्ताव सरकार के पास निलंबित। अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी का पलटवार। कहा है, एनडीए सरकार में टेंडर प्रक्रिया में हुआ बदलाव। तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में हुआ उड़ान ऊंचाई कम करने का फैसला। ग्रीस की संसद से विवादित पेंशन और कर सुधार पैकेज पारित। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज की शर्तों के तहत फैसला। खर्च में कटौती और टैक्स में बढ़ोतरी का हो रहा है बड़े पैमाने पर विरोध। और अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में भीषण सड़क हादसा। 2 बसों की तेल टैंकर से टक्कर। 73 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड हाई कोर्ट आज कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला करेगा। शनिवार को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और इसी बीच राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर ब्लैकमेल की राजनीति करने और राज्य में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। तो वहीं रविवार को नेक्सस स्टिंग आने के बाद बीजेपी ने हरीश रावत पर अपने ही विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल विधानसभा में शक्ति परीक्षण होना है। उत्तराखंड में मंगलवार को होने वाली शक्ति परीक्षण से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर उनके विधायकों को धमकी देने का आरोप लगाया। साथ ही खुद की निगरानी किए जाने की भी बात कही। हमारे विधायकों ही नहीं बल्कि राजनीतिक नेताओं को भी धमकाने की कोशिश हो रही है। टेलीफोन इत्यादि मेरे ही नहीं, मेरे अगल बगल निकट सब लोगों के टेलीफोन आदि टेप किए जा रहे हैं। हरीश रावत का बयान ऐसे वक्त आया है जब एक निजी टीवी चैनल ने एक नया स्टिंग जारी किया है, जिसमें कांग्रेस विधायकों के बीच लेन देन की बातचीत हो रही है। इसकी वजह से राज्य में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बचाव की मुद्रा में है। बीजेपी ने इस मामले से किनारा करते हुए कहा है कि कांग्रेस विधायकों को हरीश रावत पर भरोसा नहीं है। पहले स्वयं उनका स्टिंग हो गया, अब आज फिर से एक नया स्टिंग हुआ है। एक विधायक स्वयं कहता है कि मुख्यमंत्री तत्कालीन अपने ही विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उनको 25 लाख और 50 लाख दे रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की मुख्य सचेतक इंदिरा हृदयेश ने रविवार को ही स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल से शक्ति परीक्षण की तैयारियों को लेकर मुलाकात की। गौरतलब है कि 10 मई को शक्ति परीक्षण के मामले में हरीश रावत की परीक्षा है और इसमें वो पास होने का दावा भी कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सदन से निलंबित विधायकों को इस वोटिंग में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। जबकि आज नैनीताल हाईकोर्ट कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत आज स्टिंग से जुड़े मामले में सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। उत्तराखंड की पूर्व संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश ने यह जानकारी दी। इंदिरा हृदयेश ने प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल से शक्ति परीक्षण को लेकर मीटिंग की थी। इंदिरा हृदयेश ने बताया कि कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को चिट्ठी लिखकर गुजारिश की थी कि जब तक शक्ति परीक्षण नहीं हो जाता हरीश रावत को देहरादून में रहने दिया जाए। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि शक्ति परीक्षण के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का रहेगा। स्पीकर ने इस मसले पर आज बैठक बुलाई है। सीबीआई ने कुछ दिन पहले एक स्टिंग के सामने आने पर हरीश रावत से पूछताछ के लिए समन भेजा था।
कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत आज स्टिंग से जुड़े मामले में सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। जो इसके पीछे वजह बताई जा रही है वो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। स्पीकर ने कहा कि इस लिहाज से आज वो पेश नहीं होंगे। और संसद में आज 2016-17 के लिए उत्तराखंड का बजट पेश होगा। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूदा वित्त वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्रतियों और व्यय का ब्यौरा पेश करेंगे। वो उत्तराखंड बजट पर आज ही चर्चा कराने के लिए सदन की कार्यवाही से नियम 205 को निलंबित करने का प्रस्ताव करेंगे। नियम 205 के तहत बजट को सदन के पटल पर रखे जाने वाले दिन ही चर्चा नहीं हो सकती। ये प्रस्ताव मंजूर होने के बाद उत्तराखंड बजट पर चर्चा होगी। साथ ही 2016-17 की अनुदान मांगों को भी चर्चा और मतदान के लिए रखा जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली उत्तराखंड विनियोग अनुदान मांगे विधेयक 2016 भी पेश करेंगे। साथ ही वो इस पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगे। संसद की मंजूरी मिलने के बाद ये उत्तराखंड विनियोग अध्यादेश 2016 की जगह लेगा। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने एक बार फिर देश में न्यायाधीशों और आबादी के बीच के अनुपात को कम करने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए 70,000 से ज्यादा जजों की जरूरत है। रविवार को भुवनेश्वर में ओडिशा हाई कोर्ट के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि न्याय पाना लोगों का मूल अधिकार है और सरकारें इससे इनकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि देश में न्यायपालिका जजों की कमी का सामना कर रही है। देश में मात्र 18,000 जज हैं। देश के अलग अलग अदालतों में 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। चीफ जस्टिस ठाकुर ने यह जानकारी दी कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़े 170 प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित पड़े हैं और प्रधानमंत्री को इससे अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका मौजूदा समय में कठिन दौर से गुजर रही है और न्यायपालिका को लेकर लोगों में विश्वास बनाए रखना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कई वर्षों से जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के मामले का निपटारा कर उनके जल्द रिहाई पर भी जोर दिया। The number of people that have been added to the population of this country, you would require maybe more than 70,000 judges to clear off the areas that are pending for years and years together. These are great challenges, and we have, ever since I have taken over, made every possible effort to ensure that vacancies are filled up, judges are appointed, and matters are taken up at the appropriate level. और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे पर निशाना बनाए जाने के एक दिन बाद पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीदारी की प्रक्रिया के लिए निविदा प्रक्रिया में बदलाव एनडीए शासनकाल के दौरान 2003 में ही शुरू हुआ था। एंटनी ने कहा कि 2002 में खरीद प्रक्रिया की शुरुआत के वक्त अगस्ता वेस्टलैंड निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन ब्रजेश मिश्रा की अध्यक्षता में 2003 में हुई बैठक में संचालन जरूरत को 6,000 मीटर से कम कर 4,500 मीटर की ऊंचाई पर किया गया। साथ ही हेलीकॉप्टर के केबिन की ऊंचाई को 1 मीटर 80 सेंटीमीटर आवश्यक करने का भी निर्णय किया गया। इन फैसलों से अगस्ता वेस्टलैंड को निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका मिल गया। और इसी बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े लोगों को रिटायरमेंट के बाद अच्छे पद दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केरल और तमिलनाडु में रैली की। केरल के अल्पुझा में मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से ही राज्य में यूडीएफ और एलडीएफ आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म होने तक विकास का फल गरीबों तक नहीं पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केरल में यूडीएफ और एलडीएफ को निशाने पर लेते हुए दोनों दलों के बीच आपसी सांठगांठ की बात कही। उन्होंने कहा कि लेफ्ट के नेता केरल में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में साथ साथ खड़े होते हैं। राज्य में हुए 16 पैनल घोटाले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इसके लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। केरल सरकार में तो उनसे भी बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं। उन्होंने तो कोयले में से खाया था, 2G में से खाया था, इन्होंने तो सोलर में से भी खा लिया, सूरज में से भी खा लिया।
तमिलनाडु के कन्याकुमारी में नरेंद्र मोदी ने लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिनमें श्रीलंका से छुड़ाए गए मछुआरों को उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि बताया। साथ ही दूसरे देशों में भारतीयों की रक्षा के मामले में अपनी सरकार की अहम भूमिका का जिक्र किया। बमबारी चल रही थी, जीवन और मृत्यु का खेल खेला जा रहा था। भारतीय लोगों को हम जिंदा बचा करके ले आए। उसमें तमिलनाडु के लोग भी थे, केरल के लोग भी थे। किसान मतदाताओं के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना चाहती है, जिसके लिए काम किया जा रहा है। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 16 मई को वोट डाले जाने हैं और बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की 8 से 11 मई तक केरल के कई इलाकों में रैलियां रखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली सरकार से नाराज डीजल टैक्सी चालकों ने रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे टैक्सी चालकों का आरोप है कि सरकार उनकी दिक्कतों के मद्देनजर कोई समाधान नहीं निकाल पा रही। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर 1 मई से डीजल से चलने वाली टैक्सियों पर रोक लगी है, जिसके बाद से इन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली में करीब 25,000 टैक्सियां इस फैसले से प्रभावित हुई हैं। और बिहार के गया जिले में जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी ने एक नौजवान की सड़क पर ही गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने विधायक के पति और बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हत्या का मुख्य आरोपी रॉकी अभी भी फरार है। राज्य सरकार ने दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बिहार के गया जिले में रोड रेज की घटना में 20 साल के आदित्य सचदेवा की हत्या के बाद राजनीति गर्मा गई है। हत्या का आरोपी जेडीयू विधायक मनोरमा देवी का पुत्र रॉकी है, जो फिलहाल फरार है। लेकिन पुलिस ने मनोरमा देवी के पति बिंदेश्वरी प्रसाद यादव और बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। मगर विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर गया शहर में प्रदर्शन किया और हत्या के मुख्य आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। जब से महागठबंधन की सरकार आई है, तब से लगातार राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और लगता सरकार दिख नहीं रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि मामले में कार्रवाई चल रही है और रॉकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उन्होंने कहा कि दोषी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष का जो लोग हैं, बीजेपी के लोग, जितने और अदर स्टेट्स में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, एमपी हों या एमएलए हों, उनको तो मंत्री बना दिया जाता है। उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये तो केवल महागठबंधन ऐसी सरकार है, अगर इनके खुद के विधायक भी अगर नियुक्त पाए जाते हैं तो उन पे भी कड़ी सजा होती है। घटना से जुड़े हर पक्ष की तहकीकात होगी, जांच पड़ताल होगी और संलिप्तता के आरोप अगर साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर मनोरमा देवी के पुत्र के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मामला शनिवार रात का है। 20 साल के आदित्य सचदेवा को उस वक्त जान से हाथ धोना पड़ा जब उन्होंने विधायक मनोरमा देवी के बेटे रॉकी की कार को कथित तौर पर ओवरटेक करने की हिम्मत दिखा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली में शनिवार रात कैब चालक की ओर से बेल्जियम की महिला से कथित छेड़छाड़ पर उपराज्यपाल नजीब जंग से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सरकार देश में सभी विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दक्षिण पूर्व दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में शनिवार रात ओला कैब चालक ने बेल्जियम की एक महिला से कथित रूप से छेड़छाड़ की। पुलिस ने कुछ घंटों बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। आरोपी राज सिंह राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला है और ओला ने भी उसे हटा दिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बिना लाइसेंस वाले ऐप आधारित कैब सेवाओं पर एनसीआर क्षेत्र में पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की है। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक।
नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। कश्मीर का लोक रंग और शास्त्रीय संगीत से है जिनका गहरा नाता। मैंने अपनी पीएचडी कश्मीरी कल्चर एंड कश्मीरी म्यूजिक पर ही करी है। बाजार की दौड़ से जिन्हें है गुरेज। मेरे को कभी भी कमर्शियल हमेशा लगा कि कमर्शियल थोड़ा सा क्लासिकल से दूर ले जाता है। असली संगीत छुपा है, जो असली प्योरिटी छुपी है वो और किसी संगीत में नहीं। मिली शख्सियत में सपना काचरू से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश में पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवाओं के लिए अलग अलग नंबरों की बजाय अब एक नंबर होगा। अब सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर 121 के जरिए इन सेवाओं के लिए फोन किया जा सकेगा। हेल्पलाइन नंबर 121 की सेवा अगले साल 1 जनवरी से शुरू होगी। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी आपात सेवाओं के लिए एकल नंबर के प्रावधान को मंजूरी दी है। ये अमेरिका में सभी आपात सेवाओं के एक नंबर 911 की तर्ज पर है। खास बात यह है कि ये सेवा उस सिम या लैंडलाइन पर भी उपलब्ध होगी जिनकी आउटगोइंग सुविधा रोक दी गई है। परेशानी में फंसा कोई भी व्यक्ति 112 नंबर पर कॉल करेगा तो उसकी कॉल तत्काल संबंधित विभाग को स्थानांतरित की जाएगी। 112 नंबर शुरू होने के बाद अन्य सभी मौजूदा आपात नंबर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। फिलहाल देश में पुलिस के लिए 100 नंबर डायल करना होता है, फायर ब्रिगेड के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102 और आपात आपदा प्रबंधन के लिए 108 नंबर डायल करना होता है। दूरसंचार ऑपरेटरों को सभी इमरजेंसी कॉल्स को 112 नंबर पर स्थानांतरित करने को कहा गया है। और बुलेटिन में अब बात करते हैं सूखा, जल संकट और गर्मी की खबरों की। बुंदेलखंड का छतरपुर जिला भारी जल संकट और सूखे के चपेट में है। सूखे से गांव पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। खेती बाड़ी के चौपट होने से किसान बेहाल हैं। वहीं पीने के पानी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। छतरपुर जिला मुख्यालय पर 40 वार्डों में टैंकरों से लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। जब पानी ही न हो तो फिर मटकों को भला कौन पूछे। छतरपुर में एक तरफ मटके ग्राहकों की आस में हैं, वहीं लोग पानी की किल्लत के चलते गांव छोड़ने पर मजबूर हैं। जिले के कलेक्टर के घर के ठीक बगल में बना ये तालाब शहर का हाल बयां करने के लिए काफी है। कभी लबालब भरा रहने वाला तालाब आज पूरी तरह से सूख गया है। सूखे की मार से शहर के ज्यादातर तालाब या तो सूख गए हैं या फिर उनमें नाम मात्र ही पानी बचा है। छतरपुर कभी तालाबों के लिए मशहूर था, लेकिन पानी की कमी की वजह से खेती बाड़ी चौपट हो गई है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए मजबूर हैं। विशेष संकट तो ही है। गांव में तो बहुत बुरी पोजीशन है। गांव में तो ये पोजीशन है कि कई गांव में तो कुआं भी नहीं है और जेट भी सुखा गए हैं। प्रशासन टैंकरों के जरिए लोगों तक पानी तो पहुंचा रहा है, लेकिन वो भी नाकाफी है। लोगों का मानना है कि अगर वक्त रहते सरकार पानी के संग्रह का इंतजाम करती तो शायद इतने बुरे दिन न होते। सरकारी तौर पे इंतजाम नहीं किए गए। बुंदेलखंड पैकेज के तहत करीब सबसे ज़्यादा अगर कहीं स्टॉप डैम बने तो वो छतरपुर जिले में, और अगर उन स्टॉप डैम में सिर्फ फाटक ही लगा दिए गए होते, वो पानी रोक लिया गया होता तो समस्या इतनी भयावह नहीं होती। हालांकि संकट की इस घड़ी ने लोगों को एकजुट कर दिया है। जिनके पास बोरवेल है वो आसपास के इलाकों में पानी बांट रहे हैं। जगह जगह प्याऊ भी लगा दिए गए हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, छतरपुर। और दुनिया भर में आज एक अहम खगोलीय घटना दिखाई देगी। बुध ग्रह, पृथ्वी और सूर्य एक लाइन में होंगे। सूर्य पर एक छोटे से धब्बे की तरह भारत समेत दुनिया की कई जगहों पर दिखाई देगा। 9 मई को बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए ऐसी स्थिति में आएगा जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरेगा। इस दौरान ये हमें सूर्य पर एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाई देगा।
क्योंकि ये इनकी कक्षाएं थोड़ी सी झुकी हुई हैं, तो इस कारण से हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ये एक लाइन में आएंगे, तो ये थोड़े से रेयर होते हैं। जब भी ये ट्रांजिट होगा वो या तो मई में होगा या नवंबर में होगा, और किसी मंथ में नहीं होगा, क्योंकि ये वही 2 महीने हैं जिन महीनों में जो हमारे जो ऑर्बिट्स हैं और जिनके हम लोग नोड्स बोलते हैं, राहु केतु जिसको बोलते हैं, वो नोड हैं। ऐसे जो नोड्स हैं वो जब एक लाइन में आएंगे, जब मरकरी अपने नोड्स पे होगा तभी होगा। तो ये मई और नवंबर में इसलिए होता है। बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी और सूर्य की कक्षा में अंतर होने के कारण ये घटना 100 साल में केवल 13 बार पृथ्वी से दिखाई देती है। मरकरी और उससे पहले वीनस का ट्रांजिट एक ऐसी चीज थे, इन प्रोसेस के द्वारा हम एक्चुअली सन की दूरी पृथ्वी से हम लोग नाप सकते हैं, अगर हम लोग साइंस वाले पार्ट में जाएं। ये खगोलीय घटना दुनिया भर के कई इलाकों में देखी गई। भारत में इसे 9 मई को शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक देख सकते हैं। ये जो है ऐसा एक खगोलीय घटना है जिससे हम इस खगोल विज्ञान के बारे में जिनकी रुचि है उनकी रुचि बढ़ती है, उनकी समझ बढ़ती है। सौर मंडल के जो है इस तरह की जो कक्षाएं हैं, इन सब की रुचि बढ़ती है। तो ये ऐसा एक खगोलीय घटना है जिसे हम सब सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस खगोलीय घटना को लेकर छात्र और अंतरिक्ष वैज्ञानिक खासे उत्साहित हैं, लेकिन इसे सीधे आंखों से देखना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए सूर्य ग्रहण की तरह इसे भी छोटी दूरबीन के सहारे देखना चाहिए। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे ग्रीस की संसद में टैक्स सुधारों से जुड़ा विवादास्पद बिल पास हो गया। इससे पहले प्रस्तावित टैक्स और पेंशन नियमों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। संसद में विधेयक पर वोटिंग से पहले सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई और दंगाइयों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस बीच ग्रीस के आर्थिक हालात पर चर्चा के लिए यूरोजोन की आज बैठक बुलाई गई है। ग्रीस की संसद ने आर्थिक सुधारों से जुड़े सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संसद के कुल 296 सदस्यों में से 153 ने नए पेंशन और टैक्स नियमों के पक्ष में वोट किया है। अब सरकार टैक्स के जरिए होने वाली आमदनी बढ़ाने के साथ पेंशन खर्च में कमी कर सकेगी। इसके जरिए ग्रीस बकाया अंतर्राष्ट्रीय लोन की किश्त चुका सकेगा। ग्रीस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत कई एजेंसियों को जुलाई में 3.5 अरब यूरो चुकाने हैं। Είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να ξαναστήσουμε την Ελλάδα στα πόδια της και να σπάσουμε αυτό το απόστημα της διαπλοκής। बिल पर चर्चा के दौरान ग्रीस की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके। जवाब में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने प्रस्तावित विधेयक का जमकर विरोध किया। Η Ελλάδα απαξιώνεται κάθε μέρα που περνά με την αδελτηρία σας, με την ανικανότητά σας, με τα ψέματά σας, με τις ειδωληψίες σας. Και κάθε μέρα που παραμένετε στην εξουσία, η Ελλάδα δυστυχώς διολυσθένει σε failed state. दरअसल ग्रीस को पिछले साल कड़े आर्थिक सुधार लागू करने की शर्त पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने 86 अरब यूरो का कर्ज मुहैया कराया था। आज ग्रीस के आर्थिक हालात पर चर्चा के लिए यूरोजोन की बैठक भी होनी है। ऐसे में सरकार के सामने कड़े आर्थिक कदम उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रविवार को अफगानिस्तान में एक दर्दनाक हादसे में 73 लोगों की मौत हो गई है। हादसा गजनी प्रांत में काबुल और कंधार को जोड़ने वाले हाईवे पर हुआ। यहां 2 यात्री बसों की एक तेल टैंकर से टक्कर हो गई। सीधे सामने से हुई टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद बसों में आग लग गई और ज्यादातर लोग आग की चपेट में आ गए। कहा जा रहा है कि दुर्घटना के वक्त दोनों बसों में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे और यह हादसा अफगानिस्तान के सबसे बड़े हादसों में एक है। दुर्घटना में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। जख्मी हुए लोगों को कंधार शहर और गजनी के अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। गजनी क्षेत्र तालिबान के आतंकवाद से बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में से एक है। और चीन में रविवार को हुए भीषण भूस्खलन के बाद 14 लोग घायल हो गए, जबकि कम से कम 41 लोग लापता हैं। चीन के सरकारी टीवी के मुताबिक दक्षिण पूर्वी फुजियान प्रांत एक पनबिजली परियोजना भूस्खलन के चपेट में आ गई। भूस्खलन में पनबिजली स्टेशन का एक अस्थायी शेड दब गया। स्टेशन के कार्यालय को भी नुकसान पहुंचा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। कई राहत और बचाव की टीमें मौके पर मौजूद हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में एडमिट कराया गया है।
रविवार को इस इलाके में 191.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद यह हादसा हो गया। और मिस्र में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने 9 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दक्षिण हेलवान जिले की है, जहां पर बंदूकधारियों ने पुलिस की एक वैन पर घात लगाकर हमला किया। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने पुलिस वैन के सामने एक ट्रक अड़ा दिया। इसके बाद नकाबधारी आतंकवादियों ने पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिसकर्मी अचानक हुए इस हमले का जवाब नहीं दे पाए और मारे गए। तुर्की ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के 55 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। तुर्की की सेना ने कहा है कि उसने उत्तरी सीरिया से लगी अपनी सीमा के पार आईएस के ठिकानों पर गोलीबारी की है, जिसमें कम से कम 55 आतंकवादी मारे गए। इस बीच सीरिया के हमा शहर में कैदियों के विद्रोह के बाद पुलिस को आंसू गैस की गोली चलानी पड़े। स्थानीय समाचार एजेंसी के मुताबिक करीब 800 कैदियों वाली इस जेल में हिंसक झड़पों के बाद पुलिस को हवा में गोलियां चलानी पड़ी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड हाई कोर्ट में बागी विधायकों की सदस्यता पर आज फैसला। स्टिंग से जुड़े मामले में सीबीआई के सामने आज नहीं पेश होंगे हरीश रावत। राज्य के बजट पर लोकसभा में चर्चा। देश में जजों की कमी पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने फिर जताई चिंता। कहा, लंबित मामलों के निपटारे के लिए 70,000 जजों की जरूरत। हाई कोर्ट में 170 जजों का नियुक्ति प्रस्ताव सरकार के पास लंबित। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले पर पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी का पलटवार। कहा, एनडीए सरकार में टेंडर प्रक्रिया में हुआ बदलाव। तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में हुआ उड़ान ऊंचाई कम करने का फैसला। ग्रीस की संसद से विवादित पेंशन और कर सुधार पैकेज पारित। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज की शर्तों के तहत फैसला। खर्च में कटौती और टैक्स में बढ़ोतरी का हो रहा है बड़े पैमाने पर विरोध। और अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में भीषण सड़क हादसा। 2 बसों की तेल टैंकर से टक्कर। 73 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन।